अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं बिल्कुल आपके सामने बिला ताखीर हम बात करेंगे आपसे, बिना वक्त गवाए आपसे बात करेंगे। आज हम फैज अहमद फैज के बारे में। उर्दू की दुनिया में फैज अहमद फैज की बातें ना हो ये नहीं हो सकती है। एक नायाब हस्ती है, बहुत आले पैमाने के ये नज्म निगार रहे, शोराए किराम में इनका नाम है। नज्म निगार बहुत अच्छे रहे और बहुत कुछ उर्दू की दुनिया को दिया इन्होंने। आज हम लोग जानते हैं फैज अहमद फैज के बारे में कि फैज अहमद फैज साहब ने उर्दू की दुनिया में कैसे गुल खिलाया, अपना अपना नाम का परचम कैसे लहराया इन्होंने। आइए जानते हैं फैज अहमद फैज के बारे में। मैं फिर कह रहा हूं आज कि ये मैंने 3 डेटा बनाया हुआ है सिर्फ आपके आसानी के लिए, सिर्फ आपके आसानी के लिए हमने 3 लाइन खींचा हुआ है। आप बिल्कुल वहां से देख रहे होंगे। बस आपसे मेरी इल्तिजा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत इत्मीनान के साथ आप सुने। ये मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एक बार इत्मीनान से सुन लेते हो तो बहुत आसान तरीके से हम आपके जहन में बैठा सकते हैं बातों को। और फैज अहमद फैज साहब के बारे में आज के बाद कोई भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है छूट जाना, ठीक है। बस मेरा ध्यान, मेरी बातों को ध्यान से आप सिर्फ अपने जहन में उतारें। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे फैज अहमद फैज के बारे में, ठीक है। चलिए जानते हैं फैज अहमद फैज के बारे में कि ये कैसे हंसते थे। ये उनकी जिंदगी है पूरी की पूरी, और मैंने ला के रख दिया हुआ एक बोर्ड पे पूरे के पूरे फैज अहमद फैज के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स बनाए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, हमने बेहतरीन तरीके से एक बोर्ड के ऊपर ला करके रख दिया है। बस आपको करना क्या है कि आपको मेरे साथ चलना है, बहुत इत्मीनान के साथ मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। चलिए देखिए, फैज अहमद फैज ने एक शेर कहा था, आप बोर्ड पर शायद देख नहीं पा रहे होंगे कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज तलबा, आज हम फैज अहमद फैज के बारे में जानते हैं कि यहाँ भी फैज है और यहाँ भी फैज है। मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया कल कि सर थोड़ा सा उर्दू को आसान तरीके से पढ़ाएं, थोड़ा समझाएं सर, आपकी बातें मुझे समझ में अच्छे तरीके से आ रही है, थोड़ा सा और सर आप इजी वे में पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है बाबू, पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंचा सकूं, आपको मैं आसान तरीके से पढ़ा सकूं, जिससे कि आपको जो सब्जेक्ट बोझ लग रहा है बिल्कुल आसान हो जाए, है ना। चलिए, फैज अहमद फैज, 3 फैज, 2 फैज लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एक फैज इस तरफ, एक फैज इस तरफ। कट एंड क्लियर समझ लीजिए कि उसका असल नाम था फैज अहमद। बस उनका असल नाम जो था सिर्फ और सिर्फ फैज अहमद था। ये जो फैज लगा हुआ आखिर में, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये इनका तखल्लुस था। कोई शायर अपने नाम को शॉर्ट करके अदबी दुनिया में पेश करता है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आसान भाषा में तखल्लुस कह सकते हैं आप, फैज। अब मैं यहां देख रहे हैं, अब यहां पे चलिए, एक रंग बिल्कुल ब्लू है और एक ब्लैक है। आप देख रहे हैं असल नाम क्या है, मैंने कहा ना अभी, असल नाम क्या है, असल नाम जो है आपका फैज अहमद है, लेकिन आखिर में फैज क्या है, ये फैज जो है तखल्लुस है, याद रखेंगे। अब कोई पूछेगा आपसे कि फैज अहमद फैज का तखल्लुस क्या है, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो नाम था फैज अहमद फैज, फिर तखल्लुस कौन होगा इसका। लेकिन नहीं, कंफ्यूज मत होइए, फैज अहमद ही नाम था और फैज तखल्लुस भी था उनका। क्लियर। चलिए अब बात समझ में आ गई, असल नाम क्या था, फैज अहमद, और तखल्लुस मैंने पढ़ा दिया आपको कि इनका फैज है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि ये कब पैदा हुए। देखिए, मैंने कल आपसे, परसों मैंने पढ़ाया था रजा नकवी वाही के बारे में कि 1914 में, 1914 में पैदा हुए, ठीक 3 साल के बाद। देख लें बहुत गौर से आप, रजा नकवी वाही साहब 1914 में पैदा हो रहे हैं और ये साहब फैज अहमद फैज साहब जो 1911 में मतलब पैदा हो रहे हैं। अब 1911 में इनकी पैदाइश है, कहां है भाई, सियालकोट में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कभी कभी कि
फैज अहमद फैज साहब कहाँ पैदा हुए, मिर्जा गालिब साहब कहाँ पैदा हुए, मजाज लखनवी साहब कहाँ पैदा हुए, और डेट ऑफ बर्थ। मेरा एक वीडियो है 12वीं क्लास का जो निसाब है उसके अकॉर्डिंग कि जितने भी शोराए किराम हैं उन सारे शोराए किराम, सारे जितने भी नज्म निगार हैं, सारे लोगों का मैंने एक ही जगह पे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम लाए हुए हैं। वीडियोस मिल जाएगा मेरे अलिफ लाम मीम चैनल पे, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 1791 से स्टार्ट हुआ है तो 92, 93, 94 करके 1802, 3, 4, 5 करके 1904, 5 करके मैंने पूरी किताब को उस पे ला के रख दिया हुआ, उस चैप्टर के अंदर, उस वीडियोस के अंदर आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इनका भी नाम उसमें शामिल हाल है। 1911 में 1911 में सियालकोट में ये पैदा हुए। कौन भाई? फैज अहमद फैज साहब। तखल्लुस क्या था? फैज। अच्छा, असल नाम क्या था? फैज अहमद। एक्सल क्लियर। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि इनके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। सुल्तान मोहम्मद खान। सुल्तान मोहम्मद खान ये कौन है? ये आपको फैज अहमद फैज साहब के वालिद यानी पिताश्री यानी बाप है ना जी, फादर जिसको बोलते हैं। वालिद का नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद खान था। अब इनके वालिदा के बारे में, चूंकि फैज अहमद फैज बहुत बड़ी हस्ती है उर्दू की दुनिया में, अभी हम जब पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो चलेगा पता कि वाकई फैज अहमद फैज का रोल बहुत ही अहम रहा उर्दू की दुनिया में, है ना। चलिए अब जानते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते थोड़ा सा। उनके वालिदा मोहतरमा यानी माँ, मदर, माँ का नाम क्या है? सुल्तान फातिमा। देखिए बहुत कितना करीब है, सुल्तान मोहम्मद खान और सुल्तान फातिमा, है ना। ये इनकी माँ का नाम है मोहतरमा, वालिदा मोहतरमा का नाम है, ठीक है। चलिए क्लियर, सुल्तान मोहम्मद खान और सुल्तान फातिमा ये इनके माँ और बाप दोनों है। अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और दादा के बारे में। दादा का नाम क्या था भाई? साहबजादा खान। अब लो भाई, साहबजादा खान के बेटा का नाम क्या हुआ? सुल्तान मोहम्मद खान। और सुल्तान मोहम्मद खान के बेटा का नाम क्या हुआ? फैज अहमद फैज। क्लियर हो? बात बैठे दिमाग में, इंशाल्लाह बैठ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? साहबजादा खान के बेटे का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खान के बेटे का नाम है फैज अहमद फैज। 1911 में कहां पैदा हुए? सियालकोट में। डेट क्या है? 13 फरवरी। 13 फरवरी 1911। आप देखिए 11, 12, 13। आप ऐसे भी चाहें तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। 11, 12, 13, 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए थे। चलिए अब हम, चूंकि कोई भी दीनी घराना होगा, बड़े घराने के लोग होते हैं, तो वो अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दिलाते हैं, कुरान की तालीम दिलाते हैं। और यही फराइज भी है बड़ों के ऊपर कि अपने जो जनरेशन हैं उसको सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल कराई जाए, जिससे कि दीन को समझ सके वो और उस पर अमल कर सके वो। नहीं, अब तो है मॉडर्न जमाना हो गया है, लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा रगबत हासिल करते हैं, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उस बच्चे को कुरान की तालीम हासिल कराएं, जिससे कि वो बच्चा अपने मजहब को जान सके, पहचान सके। कुरान की तालीम जब ये बड़े हुए थोड़ा सा, तो इनको कुरान की तालीम के लिए मौलवी इब्राहिम उस्ताद मुहतरम है। कौन है भाई? मौलवी इब्राहिम साहब इनके उस्ताद मुहतरम रहे कुरान के, ठीक है। उनसे जब बड़े हुए तो इनकी शादी होनी थी। जब बड़े हुए तो अब यकीन सी बात, पहले के जमाने में तो बहुत कम उम्र में शादी होती थी, सभी लोगों की बात है ये, और हर कौम की बातें हैं ये। जी हाँ, अब थोड़ा सा बहुत डिफरेंसेस हो गया है। तो शादी में क्या हुआ कि ये पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही महारत हासिल था इनको, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत करते थे, और बहुत अल्लाह ने जहन भी दिया था इनको, फैज अहमद फैज साहब को। तो ये जब लंदन गए तो जर्मन में इनकी शादी होती। जर्मन खातून है, जर्मन खातून का नाम है एलिस थ्रीन, एलिस थ्रीन चार्ज। क्या नाम है? एलिस थ्रीन चार्ज। जर्मन खातून है, जर्मन की ये मोहतरमा थी। इनसे इनको इश्क हो गया, प्यार हो गया, और फिर ये साहब उस प्यार में, इश्क में पागल हो गए, और आखिरकार जो है वो फैज अहमद फैज साहब दीवाना थे ही, और एलिस थ्रीन जॉर्ज से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। अब देखिए शादी तो बाद में हुई, लेकिन हम पहले समझते हैं 1927 में क्या हुआ।
1927 में 1911 में इनकी पैदाइश है और 1927 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। क्या किया? मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जब मैट्रिक का इम्तिहान पास कर गए सैयद अहमद फैज साहब 1927 में, तो 1931 में क्या होता है वो देखिए। मैंने बिल्कुल आपके लिए आसान तरीके से हमने सिस्टमेटिक वे में ईयर्स को ढूंढ करके मैंने लगाया हुआ है 31, 32, 42, 43, 46, 52, 55, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। और मैं यही कोशिश करता हूं हर एक वीडियोज में कि जिससे आपको आसानी हो। अगर फैज अहमद फैज के बात आ जाए तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि भाई हमें 27 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ, तो आपको याद रहेगा वो चीजें। ठीक है, चलिए 31 में क्या होता है कि अरबी और अंग्रेजी में एमए किया इन्होंने। कब? अरबी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में इन्होंने एमए किया। देख रहे हैं लियाकत इनका। देखिए 27 में क्या हुआ, मैट्रिक एग्जाम पास कर गए। 21 में क्या होता है, अरबी और अंग्रेजी दोनों में इन्होंने एमए किया। और 41 में यही मुझे लाना था कल आपको, जो मैंने पहले कह दिया आपको कि 41 में 1941 में यानी एमए करने के बाद जब ये पढ़ाई मुकम्मल कर लिए होंगे, इन्हें लगा होगा भाई शादी करनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया 1941 ईस्वी में 1941 में इन्होंने शादी की। अब जब शादी की तो किससे की, यही मैं कहना चाह रहा था कि जर्मन लेडीज थी, जर्मन खातून थी, उनका नाम था एलिस कैथरीन जॉर्ज। इनसे उन्होंने शादी की। बड़ी खुश मिजाज, क्योंकि भाई मनपसंद शादी हो तो फिर तो जलवायु कुछ और होता है नहीं जी। तो 1921 में हो गया, एमए कर ली और 41 में शादी हुई। किनसे हुई थी? जर्मन की खातून थी एलिस कैथरीन जॉर्ज से। उसके बाद 1942 में क्या होता है, कैप्टन बनाए गए। यहां पर थोड़ा सा सुनिए गौर से। 41 में जब शादी इनसे हुई, उससे पहले ये पढ़ा रहे थे कॉलेजेस में, लेकिन इनको जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरी जंग अजीम जब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तो 39 में इनको लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा कि इनका जो जोश है बहुत अच्छा है और ये लड़ सकते हैं, ये फौज बन करके हिंदुस्तान का मदद कर सकते हैं नहीं अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनको मन में आया, और फिर मन में जब आया तो ये सारी चीजों को छोड़ दिए और फिर वहां से रिटर्न आए और फौज में मुलाजमत करने लगे, फौज में एंट्री कर गए। जैसे ही फौज में एंट्री किए तो वहां इनकी बहादुरी और इनके हौसले को देख करके 1942 में कैप्टन बना दिया गया। जी समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कैप्टन बना दिया गया। किसको? फैज अहमद फैज साहब को। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1942 में इनको कैप्टनशिप मिल गया। अब देखिए इसमें इतना मतलब महारत हासिल किया इन्होंने, इतना अपना ईमानदारी से रोल निभाया हिंदुस्तान मुल्क के लिए कि उस जमाने की जो सरकारें थी उसने इनको एमबीई का खिताब दिया, इनको एमबीई का खिताब दे दिया। सोचिए जरा कि फौज में है, कैप्टन है और बिल्कुल ईमानदारी से अपना रोल को निभाया इन्होंने। उस जमाने में जो यहाँ की सरकारें थी उन्होंने एमबीई का खिताब इनको दिया। किसको? फैज अहमद फैज। आपको रोल देख रहे हैं, कितना अच्छा रोल है इनका। अब देखिए 1962 में एक अवार्ड मिला इनको। क्या मिला भाई? अवार्ड मिला लैलन अमन अवार्ड। क्या है? लैलन अवार्ड, अमन अवार्ड मिला इसको। याद रहेगा आपको कब? लैलन अमन अवार्ड मिला इसको 1962 में। 1962 ईस्वी में इनाम दिया गया इनको। लैलन अमन अवार्ड मिला किनको? फैज अहमद फैज साहब को। कब मिला था? 1962 में। उसके बाद है 1984, मैंने यहाँ लास्ट कर दिया हुआ है। 1984 में भी आखिर इनका इंतकाल हो जाता है। देख रहे हैं 20 नवंबर, यहाँ 20 नवंबर है और यहाँ पर कितना है? 13 फरवरी है। 20 नवंबर को इनका इंतकाल है 1984 ईस्वी में। अब ध्यान से सुनिए, 1911 में इनकी पैदाइश है, 1984 में इनका इंतकाल है। अब आप खुद एक इमेजिन करें कि कितना साल इन्होंने लाइफ गुजारा इस दुनिया के अंदर। उतने ही दिनों में बड़ी हस्तियां
बड़े बड़े रोल निभाए इन्होंने। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि ये फौज में रहे, फिर कैप्टन बना दिए गए, अवार्ड मिला इन्हें, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा किया इनको, है ना। किनके बारे में बात कर रहा था? फैज अहमद फैज के बारे में। अब हम लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे आप कि सर इनके जो किरदार है, इनका जो रोल रहा उर्दू की दुनिया में, वो जरा हमें बताइए। बहुत आसान तरीके से आपको मैं ऐसे तरीके से बताने वाला हूं कि 10 से 15 नज्म आपको अभी फौरन 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए नज्में, हम बात करते हैं नज्म के बारे में। अब जब नज्में की बात करेंगे, यहां आप बिल्कुल आसान से सुनिए, सिर्फ देख लीजिए मैंने क्या कैसे लिखा हुआ है इसको। देखिए ये सारे जो लाल देख रहे हैं ना, ये सब लाल में इनका नज्म है। अब इसको याद रखना कैसे है वो आप बिल्कुल गौर से सुनिए। देखिए नज्म को मैंने किस तरीके से सजाया हुआ है वो आप देखेंगे, आपको लग जाएगा कि रियली में सर मुझे याद हो गया, अभी याद हो जाएगा, अभी फौरन, बस थोड़ा सा वेट कर ले। देखिए जिंदे की शाम, जिंदा की शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, देख लें, जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, ये 2 नज्म है अलग अलग। आप याद कर लें, एक बार पढ़ लें, याद हो जाएगा। देखिए जिंदा की एक शाम, जिंदा की एक शाम एक नज्म है, और तुम्हारे हुस्न के नाम दूसरा नज्म है। दोनों नज्म अलग अलग है, एक नहीं मानिएगा आप। बस मैंने याद रखने के लिए इस तरीके से मैंने सजा दिया है इसको कि आपको याद हो जाए, कभी भी लाइफ में क्वेश्चंस आए तो आप ना भूले उसे। क्या है? जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम। 2 मिल गया। चलिए 3 आवाजें सोचने दो। देख रहे हैं यहां पे 3 आवाजें, आप देख लीजिए, 3 आवाजें सोचने दो। 2 है नज्म, मैंने एक जगह इसलिए कर दिया है कि आपको वो लाइन कंप्लीट करने में याद हो, ध्यान रहे। क्या मैंने कहा? 3 आवाजें सोचने दो, 3 आवाजें सोचने दो। अब जब कोई आदमी को 3 आवाजें सोचने को याद हो जाएगा तो यकीनन सी बात है कि उस आदमी को लगेगा यार ये किसका है? फैज का है। यहां मैंने कहा जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, ये तो बहुत आसान लाइन है भाई, किसका है? तो फैज अहमद फैज का है। इसी तरीके से और आगे देखें, तन्हाई में इंतजार, तन्हाई में इंतजार। अब तन्हाई में इंतजार का मतलब यह हुआ कि तन्हाई एक अलग है और इंतजार एक अलग है। मैं बस इसको याद के लिए इतना मैंने लिख दिया है कि तन्हाई और इंतजार। तन्हाई की नजर किसकी लिखी हुई है? फैज अहमद फैज की लिखी हुई है। इंतजार में किसकी लिखी हुई है? फैज अहमद फैज की लिखी हुई है। समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े आसान तरीके से ये नज्म सारे याद हो रहे होंगे। जी हाँ, क्या? जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, उसके बाद 3 आवाजें सोचने दो, उसके बाद तन्हाई और इंतजार। तन्हाई और में इंतजार, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। सुबह आजादी तो मुलाकात आज की रात, सुबह आजादी तो मुलाकात आज की रात। यहां पर 3 है। एक देखिए, एक है सुबह आजादी, दूसरा है मुलाकात और तीसरा है आज की रात। तीनों अलग अलग नज्म है और ये किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है फैज अहमद फैज साहब की। मैंने क्या कहा? जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, 2 हो गया। 3 आवाजें सोचने दो, 2 हो गया। 4 हो गया। तन्हाई में इंतजार, 4 और 2 6 हो गया। फिर मैं कह रहा हूं सुबह आजादी मुलाकात आज की रात, कितना हुआ? इसके बाद यहां 3 हो गया। और देखें, पास रहो कहां जाओगे, बहुत आसान है याद रखना। मैंने भी कहा ना आपको कि इतना आसान तरीके से आपको हम बता देंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। जी हाँ, क्या? पास रहो कहां जाओगे मेरे हमदम मेरे दोस्त, पास रहो कहां जाओगे मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये 3 नज्म अलग अलग हैं, ये तीनों नज्में अलग अलग हैं, एक नहीं है। बस मैंने आपको याद करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने तीनों को सजा दिया है कि ये तीनों नज्म में से कोई भी अगर आता है तो ये किसका? फैज अहमद फैज का होगा। क्या?
पास रहो कहां जाओगे, पास रहो कहां जाओगे, हम मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त एक हो गया आपको, ये अलग है, और कहां जाओगे ये अलग है, और पास रहो ये आपका अलग है। उसके बाद गीत, गीत भी इन्हीं की नज्म है। दुआ, शाम, देखिए शाम की दुआ है ना, शाम की दुआ दो है, दो है, देख रहे हैं आप, शाम की दुआ दो है। अब ये शाम भी किसकी, फैज अहमद फैज की, और ये दुआ भी किसकी, फैज अहमद फैज की, गीत भी किसकी, फैज अहमद फैज साहब की लिखी हुई नज्म है, बहुत जबरदस्त नज्म है, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसके अंदर समेटने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि नज्म कहते किसको हैं, और नज्म निगार जो ये हैं, जो लिखे हैं नज्म, इनको इसमें कौन कौन से नज्म किस तरीके से हमें याद रखनी चाहिए। तो बस इसको मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक से मैंने याद रखने के लिए लिखा हुआ है, शाम की दुआ लौह कलम महबूब न मांग। ये महबूब न मांगना मैंने आधा लिखा है जी, लौह कलम महबूब न मांग। क्या लिखा मैंने, जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, दो नज्म अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन आवाजें सोचने दो, दो आ दो चार, तन्हाई में इंतजार, तन्हाई में इंतजार, चार आ दो छह, सुबह आजादी सात, मुलाकात आठ, आज की रात नौ, पास रहो दस, कहां जाओगे ग्यारह, मेरे हमदम मेरे दोस्त बारह, गीत तेरह, शाम चौदह, दुआ पंद्रह, लौह कलम सोलह, महबूब न मांग सत्रह। अब अंदाजा लगाएं कि इतना कम स्पेस में सजा करके मैंने आपके लिए बेहतरीन तरीके से ला दिया है कि भाई जिससे आपको याद करने में आसानी हो और आपको ट्रिक्स याद हो जाए कि फैज अहमद, चूंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है, इनके सवालात अक्सर बेशतर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से नहीं पूछता है। नहीं, जिंदा की एक शाम तुम्हारे हुस्न के नाम, तीन आवाजें सोचने दो, तन्हाई में इंतजार, सुबह आजादी को मुलाकात, आज की रात, पास रहो कहां जाओगे मेरे हमदम मेरे दोस्त, गीत शाम की दुआ, लौह कलम महबूब न मांग। ठीक है, ये हो गया। अब इनके बारे में तीन चार शेर मजमूए हैं, उनको फटाफट सुन लेते हैं हम लोग, फिर चलेंगे हम लोग। देखिए शेर मजमूए के बारे में आता है कि मजमुआ, मैंने इससे पहले कहा हुआ है कि इसका मतलब है कि एक शेर नहीं होगा, बहुत सारे शेर एक मजमुए के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, एग्जाम्पल समझ लें आप, एग्जाम्पल में यूं कह सकते हैं आप कि एक किताब है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जितना चैप्टर, अगर 32 चैप्टर है ना, किताब तो एक कहलाता है, कहकशां दरख्शां, किताब एक है लेकिन उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वैसे ही शेर तो बहुत होंगे, लेकिन उस शेर को इकट्ठा करके 200, 100, 300, 50, 100 ऐसे करके शेर को इकट्ठा करके एक किताब का नाम दे दिया जाता है। इसको हम कहते हैं शेरी मजमुआ। बहुत सारे शेरों को इकट्ठा किया जाता है उस शेर के अंदर, उस किताबों के अंदर। ठीक है, देखिए नक्श फरियादी, अब ये क्या है, शेरी मजमूए हैं। इसका मतलब है कि नक्श फरियादी में बहुत सारे शेर होंगे, और ये कब शायद 1941 में, याद रखिए इसको, कब, नक्श फरियादी 1941 में। इसके बाद है दस्ते सबा, दस्ते सबा 1952, 1952, 1941 में नक्श फरियादी, और 52 में क्या हो रहा है, दस्ते सबा। उसके बाद जिंदा नामा, क्या है ये जो 1 2 3 4 5 है ना, बहुत पूछता है एग्जाम में, लेकिन अक्सर बेशतर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। उसे लगता है यार कहां से नहीं पूछेगा इसमें, लेकिन नहीं, आप कामयाब तब हो पाते हो जब एक एक लाइन को आप निकाल पाते हो, उसमें से क्वेश्चंस बना पाते हैं, ऐसे आंसर को निकाल लेते हैं। अगर इसको बोलते हैं ऑपरेशन करना, है ना, तब जाकर के आप एक दिन ऐसा आता है कि आप बिल्कुल अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है कि मैं ठीक हूं। जब सेट बनाते हैं तो लगता है कि अरे मुझे तो बहुत आ रहा है। ये तब होता है किसी बच्चे के साथ जब वो बच्चा पूरे तरीके से उस चैप्टर पे हावी हो जाता है।
जी चलिए, क्या मैंने कहा? नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, सर्वादीय सीना। क्या है? सर्वादीय सीना। उसके बाद दस्त तहे संग, दस्त तहे संग, 1 2 3 4 5, बस एक उंगली में 5, एक हाथ में 5 उंगली है। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे आप याद कर लें। क्या बताइए? नक्श फरियादी, बोले अपने हाथ से ईमानदारी से, नक्श फरियादी 1941, दस्ते सबा 1952, उसके बाद है जिन्ना नामा, उसके बाद सर्वादीय सीना, और आखिरी है दस्त तहे संग। ये 5 जो शेरी मजमूए हैं, आप इसे याद कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। एक दो किताबें 1 मिनट और लेंगे आपसे हम, एक दो किताबें हैं इनका, जानते हैं किताब के बारे में, कौन कौन सी किताबें हैं इनकी। देखिए, मीजान, क्या है? मीजान किसकी लिखी हुई है? मीजान भी फैज अहमद फैज की लिखी हुई जबरदस्त किताबें हैं, मीजान है। उसके बाद सलेबे मेरे दरीचे में, क्या है? सलेबे मेरे दरीचे में, मता लौ कलम, और हमारी सकाफत। क्या है? ये 4 किताबें हैं, मीजान, सलेबे मेरे दरीचे में, और मता व कलम, और हमारी सकाफत। ये 4 किताबें हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है अपने लाशऊर में, इसलिए कि न जाने कौन से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए और आप वहां पर थरथरा कर रह जाएं। उससे बेहतर है कि अभी वक्त है, निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। जिंदगी बहुत बाकी है, अगर इंजॉयफुल जिंदगी चाहते हैं, अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, ये जो लम्हात है ना, इसको पल पल न जाने दें। जी हाँ, उम्र का 5 साल लगा दीजिए, कोई भी इंसान 4 से 5 साल लगा दें, मैं समझता हूं अगला 60 साल बहुत ऐसे आप गुजारने वाली है, नहीं तो फिर रोड पर रहेंगे आप आम आदमी के जैसे, कोई फायदा नहीं है, और उम्र तो यूं ही कट ही जाएगा। लेकिन अगर इरादा है, अगर नीयत है कि हमें करना है, हमें मंजिल पानी है, हम पढ़े लिखे हैं, तो आप कर सकते हो। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, डरना नहीं है। डरना किस बात का भाई? मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है, उन बच्चों से को हराना है, वो चूंकि वो मुझे भी हराने के लिए तैयार है, तो मैं भी उसको हराने के लिए तैयार हूं, और मैं हरा करके रहूंगा, अपनी मंजिल को पा करके रहूंगा। करना क्या है भाई? अपनी जिंदगी में एक सीट हमें चाहिए, हमें एक अच्छा सा जिंदगी जीना है, हमें एक अच्छे सा हुनर सीखना है, हमें एक अच्छा सा अपने इस माशरे को अच्छा बन के दिखाना है। उसके लिए आपको मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत की जरूरत है, और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करें, किताबों से दोस्ती करें, खूब दोस्ती करें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। आंख ना दुखे, कमर ना दुख जाए, तो ठौना ना दुखे, तो क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना? नहीं, मैं मानता हूं बिल्कुल आप थक जाएं ऐसे कि बिस्तर पर किताब पे नींद आ जाए। एक दिन आएगा, फिर जगमगाएंगे आप, दुनिया जानेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो मैं फैज अहमद फैज के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत शॉर्टकट में 20 से 25 मिनट में मैंने पूरी की पूरी कुंडली खंगाल करके लाकर रख देने की पूरी कोशिश की है। और हमने कोशिश की है आपको कि हमें उम्मीद भी है कि क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप एक बार दो बार जरूर, अगर नहीं याद हो पाया है, 2 बार आप याद कर लें, मुझे उम्मीद है आपको जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं समझता हूं कि मैं आपको बताने में कामयाब रहा, और आप सुनने में कामयाब रहे। और मैं अगर थोड़ी सी दिक्कत है, 1-2 बार और अगर सुन लेते हैं आप, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उस खुदा की जात से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।